बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 55। आज हमने इसमें ये 3 डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस करनी है। पहली है असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक है इसमें एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, और एक है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले इसमें है असाइनमेंट स्टेटमेंट। इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, और एक ऐसी स्टेटमेंट कोई भी अरिथमेटिक है तो उसमें इक्वल साइन जब यूज़ होता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो यूज़ होता है कि जिससे वैल्यू असाइन हो किसी एक वेरिएबल में आफ्टर कैलकुलेशन, ये ऑपरेटर जो है इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, यानी तरजीह इसकी सबसे कम होती है। डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो उसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो हर एक की प्रेसिडेंस के कोई पहले सॉल्व होता है, कोई बाद में सॉल्व होता है। जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई ये पहले सॉल्व होता है, और प्लस और माइनस ये बाद में सॉल्व होता है। इसी तरह जो इक्वल का ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे कहा जाता है, तो ये इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, ये सबसे लास्ट में सॉल्व होता है। तो इसमें यानी पहले तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा, फिर वो वैल्यू जो है उसमें असाइन करेगा। तो इसमें ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑपरेटर हैज़ लोएस्ट प्रेसिडेंस, तो उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का है। तो इसमें असाइनमेंट स्टेटमेंट है अ स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि जिसमें वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल में, तो उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहेंगे। उस एक्सप्रेशन को द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू टू अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में कोई भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कराते हैं, उसके बाद जो वैल्यू असाइन होगी किसी वेरिएबल में, तो उस पूरी एक्सप्रेशन को, पूरी लाइन को हम क्या कहेंगे? असाइनमेंट स्टेटमेंट। The name of variable is written on the left side of the assignment operator and the value is written on the right side of the assignment operator। जैसे इसका सिंटैक्स अगर देखें तो सिंटैक्स के अंदर क्या है? वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया इक्वल का। इसके लेफ्ट साइड पर हमेशा वेरिएबल आएगा और एक ही वेरिएबल आएगा। राइट साइड पर कोई भी हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो इसमें जो राइट साइड है उसमें कांस्टेंट भी आ सकते हैं, वेरिएबल भी आ सकते हैं, और कोई फंक्शन भी आ सकता है। तो उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे इसमें, कि जैसे इसकी एग्जांपल अगर देखें तो a इज इक्वल टू 100। अब ये 100 कांस्टेंट वैल्यू है, और ये लेफ्ट साइड पर a जो है ये वेरिएबल का नेम है। c इज इक्वल टू a प्लस b। अब इसमें ये जो एक्सप्रेशन है असाइनमेंट स्टेटमेंट है कंप्लीट, तो इसमें a और b को पहले प्लस करेगा, यानी a और b की वैल्यू को, दो वेरिएबल हैं a और b, उनमें कोई वैल्यू स्टोर होगी, तो उन दोनों वैल्यूज को प्लस करके असाइन किस में कर देगा? c के अंदर, यानी c में स्टोर कर देगा। इसी तरह s इज इक्वल टू sqrt, ये मैथ फंक्शन होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, कि n में कोई वैल्यू है तो उसमें क्या करेगा? उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके किस में स्टोर कर देगा? s में। तो इक्वल के राइट साइड पर कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, और फंक्शन भी आ सकता है, और इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। और इसी तरह जो लेफ्ट साइड है वेरिएबल की, उसमें हमेशा एक वेरिएबल ही आएगा। इसी से रिलेटेड ही नेक्स्ट आगे जो डेफिनेशन है वो है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, यानी इक्वल के जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है उसको हम एल वैल्यू कहते हैं, और इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू को हम आर वैल्यूज कहते हैं। तो इसमें जैसे अभी पहले बताया कि लेफ्ट साइड पर हमेशा क्या होगा? एक वेरिएबल होगा, और राइट साइड पर जो होगा वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकता है, और कंप्लीट एक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो इसमें यानी एक वेरिएबल भी हो सकता है राइट साइड पर, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं उसमें, तो एक एक्सप्रेशन हो उसकी। तो L value is an operand that can be written on the left side of the assignment operator equal, कि लेफ्ट साइड पर जो होगी वो उसको L वैल्यू कहेंगे। इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू, और हमेशा ये सिंगल वैल्यू होगी, यानी सिंगल वेरिएबल होगा। एन आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन दी
लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये लेफ्ट साइड पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर की होगी। ऑल वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यूज, बट ऑल एल वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू, यानी एल वैल्यू में जो वैल्यू है, जो कि एक वेरिएबल है, वो आर वैल्यू में यूज हो सकता है, लेकिन ऑल आर वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड एज एल वैल्यूज, कि तमाम जो आर वैल्यूज हैं वो एल वैल्यूज में यूज नहीं हो सकती। जैसे एल वैल्यू में हमेशा एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल आप आर वैल्यू में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आर वैल्यूज में जो कांस्टेंट है या फंक्शन है या एक्सप्रेशन है, तो वो एल वैल्यू में नहीं आ सकते। जैसे एग्जांपल एक दी हुई है, फॉर एग्जांपल अ कांस्टेंट कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एल वैल्यू, कि कांस्टेंट वैल्यू जो है जैसे x इज इक्वल टू 5, तो इसमें x वेरिएबल हो गया और 5 ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट राइट साइड पर हो गया, ये वैलिड स्टेटमेंट है, x इज इक्वल टू 5। जबकि अगर 5 इज इक्वल टू x लिखते हैं तो इसमें हमेशा ये याद रख लें कि वैल्यू राइट टू लेफ्ट मूव होती हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होती हैं, तो इस तरफ हमेशा वेरिएबल होना चाहिए ताकि उसमें वैल्यू स्टोर हो सके। अगर लेफ्ट साइड पर कोई कांस्टेंट होगा तो उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है कि जिसमें वैल्यू स्टोर हो। अब उसमें एल वैल्यू में दो वेरिएबल भी नहीं लिखे जा सकते, क्यों कि अगर दो वेरिएबल आप लिखेंगे, कि अगर एल वैल्यू में हम लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो भी इनवैलिड होगी, क्यों कि c की वैल्यू किस में स्टोर होगी, a में या b में, किस में स्टोर होगी, तो इक्वल के लेफ्ट साइड पर हमेशा एक वैल्यू ही होनी चाहिए, तो इसमें एल वैल्यू में। सेकंड इसमें आ जाएगा, फिर नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि जब हम किसी एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में हम लिखना चाहें, कि जैसे स्टोर करना चाहें कि अगर हम कहते हैं कि 10 वैल्यू है, तो उस 10 वैल्यू को दो वेरिएबल में हमने स्टोर करना है, ए और बी में, तो एक तो तरीका ये है कि आप लिखें a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू 10, फिर उसके बाद b इज इक्वल टू 10, तीन वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो c इज इक्वल टू 10, तो अलग अलग लाइन में तीन लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी। उसका अल्टरनेट क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि आप मल्टीपल वैल्यूज को आप एक ही उसमें कर सकते हैं, कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10। अब 10 की वैल्यू जो है वो b में भी असाइन हो जाएगी और 10 की वैल्यू a में भी। हमेशा ये क्या होगा, फ्रॉम द राइट साइड ये सॉल्व होगा, पहले क्या करेगा, 10 की वैल्यू किस में असाइन करेगा, b में, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में b की वैल्यू जो हो चुकी होगी 10, वो 10 किस में असाइन हो जाएगी, a में। तो इस तरह दोनों वेरिएबल a और b में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 10 और 10। तो एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इज यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। इसकी एग्जांपल हो गई, असाइन अ वैल्यू ऑफ 10 टू बोथ वेरिएबल्स a एंड b। यहाँ तक हो गया। अब इसी का असाइनमेंट स्टेटमेंट का और कंपाउंड असाइनमेंट का एक हम प्रोग्राम जो है वो उसमें हम देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये एक प्रोग्राम इसमें हमने जो पहले टाइप किया हुआ है कि इसमें देखें, इंक्लूड .io.h, इंक्लूड stdio.h, वाइड मेन, ये दो लाइब्रेरी फाइल्स होगी। इनको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर प्रोग्राम से पहले आपने ये दो हेडर फाइल्स लिखनी है। वाइड मेन, ये मेन फंक्शन हो गया, इसका स्टार्ट, दो वेरिएबल हमने बनाए, इंट a और b, दो वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू असाइन हो रही है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3, यानी a में क्या स्टोर हो गया 10 और b में 3। ये स्क्रीन क्लियर की हमने। फिर उसके बाद printf a प्लस b इज इक्वल टू, आगे हमने इसको प्रिंट करना, ये एज ए मैसेज प्रिंट होगा, ये लाइन यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू, ये मैसेज के तौर पर होगा। इसका कैलकुलेशन से कोई कंसर्न नहीं होता, ये जस्ट हेल्प के लिए किताब के आपको जब आउटपुट डिस्प्ले हो तो उसमें ये पता चल सके कि बिल्कुल ये आउटपुट सही है या नहीं है, कि उसमें ये आउटपुट जो है ये किस कैलकुलेशन के है, तो उसकी हेल्प के लिए हम ये करते हैं। तो इसमें %d यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसमें a प्लस बी, यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है, a और b को क्या करेगा प्लस करके
फिर यहाँ पर प्रिंट करेगा। यानी यहाँ पर ये जो हमारे पास है परसेंटेज और डी, इस जगह पर क्या प्रिंट करेगा, ए और बी को प्लस करके। यानी जो एक्शन परफॉर्म करना है वो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो है एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो वो प्लस कर देगा, माइनस करेंगे तो माइनस कर देगा। ये स्लैश एन जो होता है ये लाइन ब्रेक करने के लिए, ताकि जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ताकि एक ही लाइन में वो आउटपुट ना आ जाए। तो प्रिंट एफ ए माइनस बी, उसके बाद ए माइनस बी हमने करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें डिवाइड का कर दिया, और रिमाइंडर के लिए यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए डबल ये रिमाइंडर का साइन लगाएंगे ताकि उसमें प्रिंट हो, क्योंकि सिंगल ऑपरेटर का साइन अगर लगाते हैं तो फिर वो एरर डिस्प्ले करेगा, क्योंकि परसेंटेज बी जो है, परसेंटेज का साइन ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए यूज होता है, इस वजह से वो एरर डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करेगा। अब वैल्यू हमने दी है 10 और 3, ए में 10 है, बी में 3 है। अब पहले क्या करेगा, ए और बी को प्लस करके, तो प्लस करके क्या प्रिंट करेगा 13, फिर ए में से बी को माइनस करके क्या प्रिंट कर देगा 7, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके क्या प्रिंट कर देगा 30, फिर डिवाइड जब करेगा तो दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, तो आंसर क्या आएगा 3। जब 10 पर 3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 होगा, क्योंकि 3 पर डिवाइड होगा 9। आगे पॉइंट में इसको नहीं करेगा। रिमाइंडर जो है ये फाइंड करेगा कि बाकी कितनी वैल्यू बचती है, कि उसमें जब 10 पर आप डिवाइड करते हैं 3 को, तो उसमें क्या वैल्यू आएगी बाकी 1, कि 3 पर वो डिवाइड होगा तो 9 आ जाएगा, 9 के बाद बाकी रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 13 आ गया, a माइनस बी उसको माइनस करके वो 7 प्रिंट कर दिया, मल्टीप्लाई करके 30 प्रिंट कर दिया, फिर इस तरह रिमाइंडर उसमें बना गया। अब अगर यहाँ पर हम अगर कर देते हैं प्लस की बजाय मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई किया है लेकिन इसकी आउटपुट पर कोई इफेक्ट कि उसमें रिजल्ट हमेशा प्लस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस की आउटपुट है, वो जस्ट डिस्प्ले करने के लिए होगा। यहाँ पर देखें फर्स्ट लाइन में a प्लस बी इज इक्वल टू 13 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है लेकिन आगे कैलकुलेशन प्लस की आ रही है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन हो रही है यहाँ से a प्लस बी से, तो इस वजह से ये जस्ट डिस्प्ले करने के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब जो है वहाँ डिस्प्ले तो प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आउटपुट किस चीज़ की आ जाएगी, मल्टीप्लाई की आ जाएगी। तो इस वजह से जो आप वहाँ पर सिंबल यूज़ करेंगे वही आप अब यहाँ पर देखें, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर 30 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल होगा, तो वो वैल्यू प्लस करके प्रॉपरली डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ तक तो ये 5 जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको हमने यूज़ किया है। अगर हम इसकी बजाय अगर हम इसमें यूज़ करते हैं कितनी 3 वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की जो एग्जांपल है उसी को हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर a b और c कर देते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग जगह पर वेरिएबल वैल्यू असाइन करने की बजाय a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू c इज इक्वल टू या बल्कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन में हम क्या लिख देते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब पहली लाइन अगर यहाँ पर देखें कितने वेरिएबल हैं, 3। अब दोनों वेरिएबल में हमने क्या वैल्यू स्टोर करा दी, 10, a और b में। अब a और b को अगर प्लस करा के हम किस में डिस्प्ले कराएंगे, c में। c के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, इसमें 20। अब अगर यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट f और वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, इसमें परसेंटेज का साइन d, यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराते हैं c। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 20। यहाँ पर ये 20 डिस्प्ले हो गई, इसमें वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 20।
क्योंकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों में हमने 10 स्टोर कर। तो ये है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की। इसमें हमने 2 वेरिएबल के साथ किया, आप 3, 4 जितने भी वेरिएबल्स के साथ भी करना चाहेंगे तो वो इसमें पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम कर देते हैं डी कॉमा ई कॉमा एफ, अब यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं ए बी सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 10। अब ये इसमें 5 वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर करा दिया 10। अब यहाँ पर अगर हम f के अंदर इसको जमा करा लेते हैं a प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब देखिए 5 वेरिएबल है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम किस वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं f को, कि f के अंदर क्या वैल्यू है हमारे पास, तो f के अंदर 50 होना चाहिए, क्योंकि इन 5 वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर था 10 और 10। जब ये 5 वेरिएबल प्लस होकर f में आए तो हमारे पास आ गया 50। यहाँ तक ये हम करेंगे। नेक्स्ट आगे लेक्चर में हमने कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन का पढ़ेंगे, फिर उसको हम प्रैक्टिकली साथ साथ इसमें देखेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।